के नागरिक नहीं थे। नरेंद्र मोदी के घर से, अमित शाह के घर से या मोहन भागवत के घर से आज तक कोई शहीद हुआ है? हमारे देश में एक उसूल है, चोर आया, ऊंचे ऊंचे जो आवाज निकालता ना, आखिर में वही चोर निकलता है। तो मोदी और वही लोग बटे हुए हैं, जातिवाद पे वोट डालते हैं। अगर जिस दिन देश में लोगों ने जातिवाद से और धर्म से ऊपर उठ के वोट डाल दिए ना, नरेंद्र मोदी को एक वोट भी नहीं आना, कि वो गुलाम है, पैसे का लालची है। आपने देख लिया होगा 20 साल उसने गुजरात में राज किया, 50% जनसंख्या के पास शरीर पे पहनने के लिए कपड़े नहीं छोड़े। अब तक नरेंद्र मोदी और उसके समर्थक क्या थे, उन्होंने जितनी भी रैलियां की, वो दूसरे का जो चरित्र होता है ना, वो पैसे की औकात नापते हैं, क्योंकि वो खुद बिकाऊ हैं। नरेंद्र मोदी को आज आप 50,000 करोड़ रुपए देखो, किसी भी चीज पे साइन करवा सकते हो, यानी कि उसकी औकात है। तो मोदी सरकार है ना, तो रावण से ज़्यादा ताकतवर है, ना अंग्रेजों से ज़्यादा ताकतवर है। अहंकार तो रावण का नहीं चला, जब अंग्रेजों का, मुगलों का नहीं चलने दिया, तो मोदी चीज़ क्या है? आज जो ये पुतला टंगा हुआ है, जिस रामदेव ने मोदी के वो जब वो रामलीला ग्राउंड में वो किया था, सलवार और वो सूट पहन के भागे थे, आज वही रामदेव बाबा जब Z+ की सिक्योरिटी मिल गई, बिजनेस में कई गुना तरक्की कर गए, अब वो किसान के खिलाफ खड़े हैं। तो हम तो फिर भी यही कहते हैं कि सरकार जो भी कदम उठाएगी किसानों को कुछ आवाज़ को चलने को, किसान उतना मजबूती से जवाब भी देगा। इनके मंत्री फैल कर दिए, अब इन्होंने एक वो 732 वो पंचायत के वो माध्यम से वो चलाने की कोशिश करेंगे। हम ये चेताना चाहते हैं, अगर किसान को विश्वास में नहीं लिया, किसान गांव में भी नहीं घुसने देगा। अब तक तो किसान विश्वास कर रहा था सरकार पे, चलो हम टेबल पे जाके बात कर रहे हैं। अब सरकार की मजबूरी होगी, किसान के पास आके बात करनी पड़ेगी। किसान सरकार के पास नहीं जाएगा, किसानों ने सरकार बनाई थी, सरकार ने किसान नहीं बनाया, ये याद दिलाएंगे मोदी को। क्या लगता है आपको कि ये सरकार ये कानून वापस लेगी? मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी, जिस तानाशाही और घमंड में आकर नरेंद्र मोदी ये कहता है ना कि मैं ये कानून वापस नहीं लूँगा, मैं इनको एक बात बता देना चाहता हूँ। जिस टाइम देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, उस टाइम हमारे देश में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद भी व्यापक स्तर पर फैला हुआ था। उस पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए भगत सिंह ने आवाज़ उठाई थी, और भगत सिंह को सपोर्ट करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां और बटुकेश्वर दत्त जैसे लोगों ने शहादत दी थी। ये मोदी तो है क्या चीज़ है? जब तक देश के ऊपर किसी भी तानाशाह ने अपनी मनमर्जी थोपने की कोशिश की है ना, तब किसान और मजदूर इकट्ठे होकर उस लड़ाई को लड़ा है, और ताकतवर से ताकतवर भी सेना को या राजा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आज यहाँ पर जितने किसान लोग इकट्ठे हुए हैं वो क्रांतिकारी हैं सभी, वो कोई आंदोलनकारी या सामान्य आदमी उसको मत समझे, ये सभी क्रांतिकारी हैं। अगर वो कहता है कि किसान सड़कों पर मर जाए, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम घर वापस नहीं जाएंगे। जिस प्रकार शहीद भगत सिंह ने देश के लिए आज़ादी की, इस पूंजीवाद को खत्म करने के लिए अपनी आहुति दे दी, उसी प्रकार हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। आप वापस नहीं जाओगे, लेकिन एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी यहाँ से, पिछले दिसंबर में जब NRC और CA का एक कानून सरकार लेकर आई थी, तो उस समय भी मुस्लिम समुदाय के लोग रोडों पर उतरे थे और उनके समर्थन में बहुत सारे लोग उतरे थे, लेकिन सरकार ने वो कानून नहीं वापस लिया, और जो शाहीन बाग में रात दिन प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसी समय इस देश में लॉकडाउन भी घोषित कर दिया गया था, और अब भी लॉकडाउन का ही माहौल चल रहा है और किसान रोडों पर है। तो क्या लगता है कि जब वो कानून सरकार ने वापस नहीं लिया, तो क्या इसको सरकार लेगी? NRC और CA जो आप कह रहे हो, वो एक प्री प्लान्ड किया हुआ एक एजेंडा था बीजेपी RSS का, जो पर्दे के पीछे वो करे। शाहीन बाग उन्हीं के द्वारा लगाएगा, वहाँ पे सिस्टम था, क्योंकि दिल्ली के अंदर इलेक्शन थे। एक साइड से आप बताओ, कपिल मिश्रा शाहीन बाग वाले नेताओं को गाली बक रहा है और उग्रवादी उनको बोल रहा है, और वहाँ पे ACP खड़ा है और वो उनको भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है, और देश की सरकार, हमारे मोदी की सरकार उसको चुपचाप देख रही है। यानी कि उनका एजेंडा था कि यहाँ आगजनी हो, लड़ाई दंगे हो, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा जाए, वो एक अलग मुद्दा था। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इलेक्शन होने के बाद 1 महीना पहले उसी कपिल मिश्रा ने अपनी बहन की शादी उस शाहीन बाग के जो नेता उसको लीडरशिप कर रहे थे उनके साथ शादी की, और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। तो इससे क्या साबित होता है? ये लोग देश को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बांटना चाहते हैं, और जो अराजकता का माहौल
इन्होंने बनाया हुआ है देश के अंदर, वो देश का भला नहीं करना चाहते, वो देश को गर्त में डालना चाहते हैं और कुछ पूंजीपतियों के सहारे वो अपनी सत्ता, ताकि वहाँ से पैसा आ जाए और प्रचार में लगा के लोगों को मूर्ख बना के अपनी सत्ता को चलाया जा सके। लेकिन जो ये किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन एक आंदोलन नहीं है, ये क्रांति है। किसान तो इसको लीडरशिप कर रहे हैं, किसान इसको लीडरशिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो डीएनए है ना, डीएनए वो गलत चीज़ों का एक विरोध करता है हमेशा, चाहे वो छोटा कोई कानून है या बड़ा कोई कानून है। और जितने भी आप देखोगे वर्ग, वो विरोध करने से पहले सोचते हैं, विरोध नहीं करते वो। लेकिन यहाँ किसान अगुवाई कर रहा है। मैं देश की आम जनता को कहना चाहूँगा कि देखो, हम तो मान लिया हमें एमएसपी चाहिए, किसान जिसके पास जमीन फसल है उसको एमएसपी चाहिए, लेकिन 90 करोड़ जो जनसंख्या उसको तो रोटी चाहिए, उसको रोटी चाहिए। उसका सबसे ज़्यादा असर तो 100 करोड़ लोगों के ऊपर आएगा। अनाज हम उगा लेंगे, लेकिन जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं वो अनाज कहाँ से लेके आएंगे? जो राशन कार्ड पे डिपेंड है, जो 2 टाइम की रोटी खाते हैं राशन कार्ड से, वो बंद हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट अनाज खरीदना बंद कर देगी, हाथ खड़े कर देगी, भाई हमारे पास तो अनाज है नहीं। पूंजीपति उनको देंगे क्यों? 15 रुपये किलो अगर वो अनाज खरीदेंगे, 12 रुपये किलो, क्या वो 2 रुपये किलो दे देंगे दलितों को? क्या उन्होंने देश का ठेका उठा रखा? देश के हमारे किसी भी पूंजीवादी की सोच जो है वो आदर्शवादी नहीं है। तो ये जो आंदोलन है ये सभी 100 करोड़ लोगों के लिए और देश के लिए है। तभी इतना सारा हुजूम आप देख रहे हो ना, इतना सारा हुजूम यहाँ उभरा हुआ। यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ किसान सरदारी सबसे आगे है, यहाँ किसी लीडरशिप की जरूरत नहीं है, अपने आप आंदोलन चल रहा है और पूरी ईमानदारी से और पूरी शांति से चल रहा है। लेकिन जो मोदी समर्थक है वो तो लगातार एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो ये आंदोलन हो रहा है, यहाँ पर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं 500 रुपए या 600 रुपए की दिहाड़ी पर आ गई है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? हाँ, अब तक नरेंद्र मोदी और उसके समर्थक क्या थे, उन्होंने जितनी भी रैलियां की वो दूसरे का जो चरित्र होता है ना, वो पैसे की औकात नापते हैं, क्योंकि वो खुद बिकाऊ हैं। नरेंद्र मोदी को आज आप 50,000 करोड़ रुपए देकर किसी भी चीज पे साइन करवा सकते हो, यानी कि उसकी औकात है। उसने अपनी औकात, सामने वाले को वो देखते हैं। हम यहाँ किसान है, हमारी खुद की जमीन है। रतन टाटा अंबानी ने हमको आज तक क्या दिया है? हम हमारी जमीनों को वैसे जाने देंगे क्या? लेकिन वो क्या है कि वो गुलाम है, पैसे का लालची है। आपने देख लिया होगा 20 साल उसने गुजरात में राज किया, 50% जनसंख्या के पास शरीर पे पहनने के लिए कपड़े नहीं छोड़े उन्होंने, पैरों में चप्पल नहीं है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, वहाँ पे दिहाड़ी 70 रुपये है और हरियाणा पंजाब में दिहाड़ी 500 रुपये है। जब वो लोग उन स्टेटों का भला नहीं कर पाए तो क्या वो भारत का भला करेंगे? उनका काम है दूसरों को बदनाम करना, क्योंकि वो खुद चरित्रहीन है, उनका कोई चरित्र ही नहीं है। उनकी बातों को हम बार बार याद करके उनको खामखा फेमस किए जा रहे हैं। वो तो 2 कौड़ी के नेता हैं। जिस दिन, एक बात मैं बता देता हूँ, जिस दिन ये सामने से पुलिस प्रशासन हट गया ना, बीएसएफ, उस दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश में मिलने नहीं है। इतना घटिया काम उन लोगों ने इस देश में कर रखा। वो तो लोग बटे हुए हैं, जातिवाद पे वोट डालते हैं। अगर जिस दिन देश में लोगों ने जातिवाद से और धर्म से ऊपर उठ के वोट डाल दिए ना, नरेंद्र मोदी को एक वोट भी नहीं आना। आपने देख लिया था बनारस में, वाराणसी में जब इसने लोकसभा फॉर्म भरा, इसके सामने जैसे तेजपाल यादव ने फॉर्म भरा था, 545 एमपीओ ने फॉर्म भरा। क्या वो अनपढ़ था क्या यादव? उसने फॉर्म नहीं भरना था, अकेले उसका फॉर्म कैंसिल हुआ कि और किसी का नहीं हुआ, क्योंकि मोदी को पता था कि ये तेरे को हराएगा। यहाँ का जो माहौल है वो आपके खिलाफ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसके पीछे जो संगठन है ना, वो देश राष्ट्रवादी नहीं है, वो तो राष्ट्र को गर्त में धकेलने वाला। लेकिन सबसे ज्यादा तो बीजेपी और आरएसएस के ही लोग राष्ट्रवादी का जो प्रमाण पत्र है लोगों को बांटते रहते हैं, इसमें क्या कहेंगे? वो कहते ना, हमारे देश में एक उसूल है, चोर आया, ऊंचे ऊंचे जो आवाज निकलता ना, आखिर में वही चोर निकलता है। तो मोदी और वही चोर है। आपने जितने भी 7 साल से सेंटर की राजनीति कर रहे हैं, आप देख लीजिए इसके दामन पे पुलवामा हुआ, क्या वो 60 आदमी सैनिक शहीद हुए वो हमारे देश के नहीं थे? 500 आदमी हैंडीकैप्ड हो गए, किसी की आंख चली गई, किसी की कान चले गए, किसी की टांग, उनको मुआवजा नहीं दिया, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं थे? नरेंद्र मोदी के घर से, अमित शाह के घर से या मोहन भागवत के घर से आज तक कोई शहीद हुआ है? इस देश के लिए नाक आंगली तक नहीं कटवाई उन लोगों ने, और वो इतनी बदी बातें करते हैं कि ये देशद्रोह है। अरे भाई, हम देशद्रोह नहीं है, हम तो देश को चलाने वाले लोग हैं। हमारा देश 70 साल आज़ाद होने के बाद भी आज कृषि पे आधारित है। अगर हम देशद्रोह होते तो सारी दुनिया भूखी मरती। आप लोगों ने तो अंबानी अडानी का यार सब कुछ गिरवी रख दिया देश को। कहाँ से कहाँ भूखमरी में हमारी संख्या देश में दिन भर बढ़ रही है, बेरोजगारी में बढ़ रही है। क्या इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया था?
बिल्कुल सही कहा कि जो देश भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसी देश के किसान सड़कों पर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि पिछले 7-8 सालों में जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, आपको कितना बड़ा बदलाव दिखाई दिया है, खासकर जो जातिवाद को लेकर, धर्म को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर, या ऊंच नीच को लेकर, या जो गरीबी अमीरी है, या पूंजीवाद है, या एक तरह से हम कहेंगे कि जो निजीकरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल 100% चेंज हो गया भारत देश 2014 से पहले। आप खुद बताइए, यहाँ जितने भी हैं वो सभी सोचते थे कि मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊंगा। कोई सोचता था अमेरिका जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, जर्मनी जाऊंगा, जॉब करूंगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब थी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब थी। पीसफुल हमारा माहौल था, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण था। हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा नहीं था, जातिवाद इतने बड़े लेवल पे नहीं था। हमारा देश, व्यापारी भी खुश थे, आम जनता भी खुश थी। लेकिन जैसे ही 2014 में परिवर्तन हुआ, लोगों को जो उम्मीद थी उस उम्मीद के बिल्कुल उल्टा इन्होंने किया। ये हमारे वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लोगों ने तो कुछ उम्मीद की थी, लेकिन इन्होंने पूरा गुंडागर्दी। अब लोकतांत्रिक सरकार हमारे देश में नहीं है, ये एक गुंडों का एक टोल है। जिस प्रकार गुंडे हैं ना, जनता को लूटते हैं, बंदूक दिखा कनपट्टी पे रख के, ये हमारे प्रशासन को आगे करके आम जनता को लूट रहे हैं। अंबानी और अडानी, रतन टाटा का मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में क्या योगदान है? बताइए क्या योगदान है? अगर वो फ़ोन बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, सबके पैसे लेते हैं। वो उनका बिजनेस अगर घाटे में जाता है तब भी वो हेलीकॉप्टर में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हजारों करोड़ का लोन दे दिया जाता है। क्यों भाई? कोई एहसान कर रखा देश के ऊपर है? किसान का बेटा या किसान 5 एकड़ 2 एकड़ का बैंक से जब लोन लेता है और उसकी जो किस्त होती है वो ड्यू हो जाती है, तो पुलिस उसके दरवाजे के सामने चक्कर काटने लग जाती है। क्यों भाई? इतना फर्क हमारे देश में 2 तरह के कानून है, 2 तरह का भारत है। उसमें बदलाव होने की बजाय इन्होंने बेशर्मी की हदों को पार कर दिया। देश को बिल्कुल गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाना चाहते हैं ये लोग। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किसानों का ही नहीं, यहाँ पर जो युवा किसान है उनका भी गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इन लोगों ने आह्वान किया है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक वो सड़कों पर डटे रहे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।